साथियों, इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो शिक्षक भर्ती का घोटाला चल रहा है, उन्हें ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा के नारों से। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। चंद्रशेखर भाई पूरा करो, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। शांत हो जाइए साथियों, शांति का सभी लोग परिचय दीजिए कि आप लोग समझिए कितना। तो मैं ही संचालन करूंगा खुद ही। देखो ये तो बैठने की स्थिति तो शायद नहीं है, नहीं भैया, क्योंकि नीचे वो हुआ है बारिश हो रही है। तो मैं चाहता हूं मगर फिर भी हम लोग जो है ना बैठ के चर्चा करें और उसका सही तरीका यही है कि मैं भी आप लोगों के बीच में बैठ जाऊं। पेपर नहीं ठीक है, सभी लोग मुझे सारी बात बताओ, थोड़ा सा जगह बना
भैया ये देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट जिनमें पूरा एक साल इसकी सुनवाई चली इसकी सेकंड कॉपी है। हाँ हाँ ये देखिए बस ये याचिका ये 10 नंबर भी है और ये 16 नंबर याचिका में जवाब में मैंने की समझ दायर राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में करो यार भैया कौन भाई खड़े हो जाओ ये आयोग की रिपोर्ट है। ये कहाँ है ये बैठ जाओ हम सब फोटो ले रहे हैं शेयर मैं ले रहा हूँ विजय भाई भैया देखिए ये 16 पॉइंट है। उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 18,548 ऐसी सीटें हैं जो ओबीसी की श्रेणी के उम्मीदवारों को देनी चाहिए, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई है और इस ओबीसी उम्मीदवारों का अधिकारों का उल्लंघन। आयोग के द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि का उल्लंघन परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले को लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है और तथ्य को संशोधित करना चाहता है, तब उसको 15 दिन के अंदर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि कोई पक्ष 15 दिन के अंदर संपर्क नहीं करता है या अपना विचार नहीं देता है तो ये अंतिम मतलब रिपोर्ट समझा जाए। भैया पूरी तरीके से ये है कि 1 महीने पूरी सुनवाई चली और ये आर्गुमेंट क्या है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ये अधिकारी बोलते हैं कि हमने NIC का सॉफ्टवेयर है उससे बनाया है और NIC के सॉफ्टवेयर के द्वारा जो इनकी सूचना दी गई वहाँ उसके आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को बनाया गया है। ऐसा नहीं कि अपने सभी लोग कह रहे हैं या हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकार कहती है कि हमने NIC सॉफ्टवेयर के आधार पे ये बनाई है कट ऑफ है और ये जो रिपोर्ट कार्ड बना है ये भी ओबीसी आयोग ने NIC की जो डाटा जारी है चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। तो ये है पूरा वो है जी भैया। तो लगभग ये कितनी भर्ती बैठी टोटल 69,000 भैया है। नहीं इतनी में घोटाला हुआ जो हमारे हक में जो 18,598 और SC की सीटें हैं 16.5% उसका कोई वो है SC को 16.5% SC वाले भी लड़ते नहीं है बेचारे वो अभी जो है हम लोग दोनों लड़ रहे हैं। देखिए भैया हमारा दोनों लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से हमारी प्रमुख मांग है ये कि संविधान का 27% आरक्षण दिया जाए। हाँ लेकिन ये लोग भैया सीधे से ये कह रहे हैं कि तुम लोग आरक्षण लोगे, आरक्षण हम तुमको दिखाएंगे, लाठी मार सीधे बोल के 27% 21% तुम लोग को चाहिए। लगभग 15,000 सीटें। सतीश द्विवेदी पहली मुलाकात में हमसे बोले थे सारी नौकरी तुम ही लोगे तो और वो मतलब उन लोग तुम्हारे अखिलेश भैया तो उन्हीं को नौकरी देते थे, अब वो क्या करें, अब तो तुम लोग को बहुत बुरा लग रहा, सारी नौकरी ले लोगे तो उन लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पास तो और भी काम है। तो हमने कहा कि तुम तो काम है नहीं, खेती बाड़ी करो, किसी का हल हो तो और क्या, किसी के जमींदार के यहाँ जो है उसके खेत में जाके काम करो,
किसी का जो है ना वो पशु पालो। पीढ़ियाँ बदल गई हैं भैया, अब ये नहीं होगा, है? अब ये नहीं होगा, कैसे बात कर रहे हो? नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, करेंगे का सहयोग है, समर्थन है, इनको उखाड़ फेंकेंगे भैया। अब इनको उखाड़ फेंकेंगे, इनके लाठियों से हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है। बहुत मार कल भैया मात्र 30 लोगों ने बीजेपी कार्यालय हम लोगों ने घेर लिया, सैकड़ों लोगों ने। अब तो डर निकल गया मार खाते खाते। लाओ हाथों हाथों, बहुत अच्छे लड़ने वालों का स्वागत। अब तो डर निकल गया सर मार खाते खाते। अरे भाई क्यों मारते हो इन लोगों को बताओ? नहीं इनका अच्छा अभी फोन कर रहे थे, हमारे नंबर पे फोन किया था। बहुत सहयोग करती है। मैम लोग सहयोग करते हैं, कोई किसी को यहाँ नहीं मारता। नहीं ठीक है, इन्हें ये वैसे मारना चाहिए, कोई भी आए इन्हें इसलिए मारना चाहिए क्योंकि ये मजबूत हो जाए और इतनी मार खाएं कि अपने जो ना अपने हताधिकार छीन के लें। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से तो रोटी नहीं मिलेगी। आप किसी घर के बाहर जाकर वो आपको पता क्या कहेगा, सलाह देगा अरे जाके कुछ कमा खाओ ना। यहाँ छीनना पड़ता है और जो अधिकार छीन लिया गया उसके लिए तो लड़ना पड़ता है। तो मैं तो ये देखने के लिए आया, सीरियसली बात बताऊं कि कौन लोग लड़ रहे हैं, इनके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, क्या इनके माँ बाप जो हैं लड़ने वाले लोग थे या ये लोग लड़ने के लिए आए? जिनके माँ बाप लड़ रहे थे वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन जो नए लोग लड़ने के लिए आए, किसान परिवार से नए लोग बढ़ गए हैं। किसान परिवार से हम लोग किसान अब अधिकारी बनना चाहता है। ये बताओ तुम जो सब जिम्मेदार लोग यहाँ हो जो लड़ रहे हो, क्या चाहते हो? मतलब इस पे पूरी मजबूती से लड़ा जाए। इसके साथ साथ भैया एक और बात है, इसमें अभी तो आयोग ने माना है कि इतना सीट का घोटाला है, लेकिन हमको 27% के जगह पर मात्र 3.8 सीट और 21% के जगह पर मात्र 16% दिया गया है। ये भी मुद्दा है इसमें। सर ये मुद्दा हमारी सरकार ने तुम्हें बिना उसके इतना ही देगी बस, वो पूरा तो खत्म कर देगी, लेकिन संविधान पूरा देता है। वो तो हम लेकर रहेंगे। धीरे धीरे चोरी करते करते आज हर जगह ऊंची सीट आज जनरल वाले हैं, क्योंकि आप किसी ने उंगली नहीं उठाई। सबसे बड़ी बात है भैया कि जो सत्ता में ओबीसी एससी वर्ग के हैं नेता, इसे मर गए वो मलाई ये इसलिए बैठी अभी हम लोग अभी अच्छा कितना वो लोग हैं? अभी 27 मंत्री बना तो दिए, 7 तुम्हारे पिछड़े वर्ग से बनाए। उनके सामने खटिया पे नीचे बैठने वालों में से तुम अपनी पहले तुम्हें अगर कोई बात कहनी तो रख लो, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं। लीडर नहीं लोडर है सर, लोडर वो डीलर लोडर है। तुम्हारा सौदा करके अपना भला करो, दूसरे को बेच देते हैं। तो अगर तुम्हें किसी और को कोई बात कहनी है तो कहो। विजय देखो, मैं ये तुम्हारी चोट को सोचता हूँ, ठीक हो जाओ। वो तुम्हें मारना चाह रहे थे कि तुम मर जाओ, एक तो लोगों को डर आएगा। गोमती नगर नदी में जिससे छलांग मारी, क्या था? वो सुरक्षित है, बहुत गरीब घर का लड़का है, उसके माँ बाप से इतना वो डरा हुआ है कि वो कह रहा है भैया हमारा बस हमको यहीं तक रहने दो, डर गया है वो बेचारा। वो सीधा लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था। केशव जी के राहुल मौर्य उन्हीं के गांव की तरफ से आते, वो गए कि चाचा आप हमारे समाज का आप वोट दो, तो बोले हम पार्टी के साथ अनुशासनहीनता नहीं कर सकते, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, कोर्ट जाओ। तो ये संघर्ष करो। राहुल मौर्य उनके गांव, उनके कौशाम्बी जिले से आते हैं, वो सोचे हमारे तो रिश्तेदार हैं, हमने तो वोट दिया था हमारे नाम पे, तो बोले हम पार्टी से अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, आपको मतलब कोर्ट जाओ, हम आपके मतलब ये लड़ो। इससे क्या स्पष्ट होता पता है कि लोग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, अपने समाज के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो मुझे बताओ। देखो पहले तो ये देखो, हम तो नेता नहीं जानते हो ना, कहीं तुमने देखा कि इसी मंच में बैठे हुए लड़ने वाले आदमी, तो हमसे तो हम भाई, हमसे तो ये कभी हमारे सामने आज की बात भी ना जीवन में करना, आज बात बोलने वाली अपनी दुख बात खुल के रखो। हम तो तुम्हारे भी जितने की तुम्हारी बात जितना हमारे में क्षमता है से लेके यहाँ तक लड़ पाएंगे, लेकिन आप बड़े भाई हैं, आपका हाथ पड़ेगा हमारे ऊपर, तो हम इनसे हर ढंग से। और हम लोग भैया ये आपसे वादा है कि ये कैंपस लोग जब तक ये आरक्षण 27 नहीं हो जाएगा, ये मुकदमे की धमकी देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम लोगों का 20 लोगों का मुकदमा लिख दिया है, इतने मुकदमे लड़ दूंगा, तुम्हारे करियर बर्बाद हो जाएगा। भाई हम लोग सब जो भी करना हो कर रहे, लेकिन हम लोग हमारी पीठ पे तो पहले ही दलित पिछड़ गए, क्या मुकदमे ला दोगे? बस ये नहीं पता इंस्पेक्टर साहब को कि सरकार 6-7 महीने बदल जाएगी, फिर क्या करेंगे? की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, बताइए जाएंगे 95 मुकदमे हम पे हैं। अरे भैया इस उम्र तो तुम हमारे छोटे भाइयों मुकदमे में डरोगे? गुंडा सब लगाए, लेकिन भैया इनके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं हर जगह, जहाँ युवाओं
जहाँ हम लोग का हक मारा जाएगा वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम खड़ी हो जाओ, तुम सुनाओ हमें, तुम्हें सुनना चाहते हैं। बहनों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा साहब ने यही सिखाया। घर से फोन आ रहा सास का कि आ जाओ, हाथ तोड़वायु क्या पूरे टूट जाओगे, लेकिन मैंने कहा हम लड़ेंगे, जब तक नौकरी नहीं तब तक हम घर नहीं आएंगे। अधिकारों की लड़ाई। तुम खड़े होकर अपनी बात रखो, क्या हुआ था बताओ जरा। चलो हमारी छोटी बहन खड़ी हो जाइए, करवाओ खड़ी। ले जाओ, कल कैसे गए, बहादुर बहन है तो हमारी कहाँ कहाँ कल प्रदर्शन किया, कल कैसे की बात बता दो कैसे हमें। घटना और ये हुई? परसों की जो लाठी वाली बात है ना, इसकी बताना कैसे हुआ, पता लग जाए ना। हम अभी वहाँ गए थे आजमगढ़, वो मुन्ना पासवान जी का घर था। अब बताओ क्या हुआ था। हम लोग परसों SCRT में हम लोग बहुत दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने परसों हम लोग SCRT के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग उस बारिश से बचने के लिए अंदर गए, वहाँ हमें बैठने नहीं दिया गया। हमें जैसे ही बैठे उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया। फिर वहाँ पे मतलब वो घसीटा मार पीट जबरदस्ती हमारे भाइयों को जबरदस्ती बसों में पुलिस की गाड़ियों में भर के एकदम जैसे भूसे की तरह भर दिया गया। उनको घसीटा गया, बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, अब सब बोले जा रहे हैं और सबको बंद कर दिया गया और ले जाके पता नहीं कहाँ ले गए। हम लोग वहीं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। हम लोग वहीं रुकना चाह रहे थे, हम लोगों को भी घसीट के बाहर कर दिए। कह रहे हैं चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, तो तुम्ही लोगों को दिक्कत होगी, जाइए आप लोग बाहर। हम लोगों को घसीट के सबको बाहर किया गया। कल की बात है, CM आवास पे हम लोगों ने हम लोग अपने केवल अपनी बात रखना चाह रहे हैं। CM तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। शिक्षा मंत्री है, उनको गलत तरीके से हमारी बात को शायद रख रहे हैं, जिस वजह से वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तुम ये मुख्यमंत्री के लिए कह रही हो? एक बात कह रहे हैं, शायद इतना बेवकूफ आदमी नहीं है मुख्यमंत्री, बहुत अकलमंद आदमी जी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि मतलब एक हम लोग CM आवास तुम्हें लगा कि तुम बहन हो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। कोई बात नहीं, महिलाओं को देवी मानता तो क्या तुम तुम्हारी सुन ले। भाषण में है ये। लास्ट मीटिंग के ऊपर बता देते हैं ये सारी बातें। हम लोगों ने जब घेराव किया वहाँ पे बैठे थे, तो फटाक से पुलिस वाले मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब दलित चले जाते हैं वो साबुन देते हैं, पहले उनको नहा दो, गंगा जल देते हैं, जाओ नहा दो फिर आओ हमारे बीच में। ऐसे CM तो हमारी बहनों को सम्मान नहीं। कभी तो वही चीजें फिर वहाँ से उठा फिर उसके बाद हम लोग को जब रास्ते में ले जा रहे थे हम लोग उतर गए, फिर रोड जाम किए, फिर वहाँ पहुँचे बाहर से फिर निकल के हम लोग भाग गए। उसके बाद BJP कार्यालय पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो बहादुर वीरांगनाओं को सलाम। हम लोगों को गिरफ्तार करके ने बैठाए थे, लेकिन पता चला बहन का हाथ टूट गया। हम लोग जबरदस्ती करके वहाँ से आए हॉस्पिटल, बोली कि भैया हाथ टूट गया है, हौसला नहीं टूटा है। अब आप लोग पूरी तरीके से कहीं नहीं टूटेंगे। उस दिन उसी टाइम हम लोग कसम खा लिए थे कि अब टूटेगा तो जरूर कुछ ना कुछ। सत्ता में हुआ घमंड। अच्छा बैठ जाओ, अब मैं अपनी बात रख लेता हूँ। तुम सब लोग बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। सब लोग बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। बैठ जाओ बहुत बढ़िया, हमारी दूर तक जाएगी, देखते जाओ। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग बैठ जाओ, फोन दूर से भी चले। भाई भाई इधर से बैठ जाओ, बैठ जाओ आवाज वहीं तक आ जाएगी, थोड़ा पीछे को हो जाओ, हमें अपनी बात रखने दें, ठीक है। देखो ये प्रेस नोट है तुम्हारा, और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। राज्य और राष्ट्रीय दोनों है। अच्छा, ये राज्य पिछड़ा वर्ग की है और राष्ट्रीय की भी है। अच्छा ठीक है, दोनों की है। देखो ये आज की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई। जब मंडल कमीशन लागू हुआ ना, ये तब की लड़ाई। लेकिन बहादुरी की बात यह है कि ये घोटाला आप समझो कि इसको तो आपने देख लिया, कितने ऐसे घोटाले हुए होंगे जिसमें आपकी हमारी हुई हो। और ये तो छोटा एक अध्यापक का मामला है, बड़े बड़े उसमें जब IAS IPS बनते हैं तो वो कंपटीशन तो फॉलो कर लेते हो, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, ऐसी धांधलेबाजी होती है। जिनके सरकार के लोग बैठे होते हैं ना, हमारी बहनें बैठी हुई है, वो ऐसे ही करते हैं। ये आज का काम नहीं है, लेकिन आज अच्छा ये है कि हमारी बहनें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं।
वो धर्म के उससे बाहर निकल के अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में है। और अच्छी बात तो ये ना, वो बारिश में भी लड़ रही है, वो लाठियाँ भी खा रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पे भी चोट लगी है, उनका हाथ भी तोड़ दिया गया है, उनके जो है गर्दन भी तोड़ दी गई है। और उनको ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं पता तुम्हें? उनको लगता है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को करना चाहिए, कोई बर्तन बनाए हैं, कोई जो है खेत जोते, कोई पशु पाले, भैंस चराए, कोई जो है उनके खेतों में जो है ना पानी लगाए। तो जो काम पहले संविधान से पहले करते थे वही करो। इसलिए तो नई शिक्षा नीति लाए हैं कि हर आदमी अपने अपने वर्ग का काम करेगा जो पहले करता संविधान से पहले। अगर थोड़ा कुछ मिला है सरकारों ने नहीं दिया, संविधान ने दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लड़ाई लड़ी जाए, मगर मैं आप लोगों को उस लड़ाई के बीच में लाना नहीं चाहता। आप लोगों को अब तक लड़ी, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। इतनी ताकत से कि सरकार का देखो, अगर हम सरकार होते तो जिन लोगों ने घोटाला किया वो जेल होते और तुम्हें नौकरियां मिल जाती। लेकिन हम सरकार नहीं, हम तो तुम्हारे जैसे एक आम वर्कर हैं इस समाज के, बहुजन समाज के। इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं, किसी से नहीं बहस करते, अपने काम कार्य के प्रति सचेत रहते हैं। ये पुलिस के जो अधिकारी लोग खड़े हैं ना, ये बेचारे नौकरी कर रहे हैं, इनके भी बच्चे। मगर मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक अध्यापक अपने बच्चों को के बारे में क्या सोचता है, एक अध्यापक समाज के बारे में क्या सोचता है, एक अध्यापक अपने छात्रों के बारे में क्या सोचता है, और एक अध्यापक बनने वाला एक समाज का जो चेहरा, समाज का दर्पण है, वो क्या सोचता है। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि देख भाई, वो स्कूल जब मुझे लेके गए तो मुझसे मास्टर को पता क्या कह गए कि चमड़ी उतार लेना, दमड़ी हमें दे देना, लेकिन इसको पढ़ाना, क्योंकि वो पढ़ाई की वैल्यू समझते थे। आज आप पढ़ाई की वैल्यू समझ के, मैं समझता हूँ ना, मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया। तो जब फार्म आता, पहले फार्म भरते हैं, फार्म भर के फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं, किताबें लाते हैं। फिर जब सेंटर लग जाता है दूर तो फिर किराए की व्यवस्था करते हैं, फिर वहाँ को रिश्तेदार ढूंढते हैं, फिर जाते हैं भूखे प्यासे रह के किस तरह से कोशिश करते हैं कि पेपर दे के आ जाएं। पेपर दे के आते तो ये चला रहता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आता है तो अगर नौकरी का नंबर आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब उस नौकरी को, जो खाना सामने आ गया, उसको कोई छीन ले तो आदमी झुंझुलाहट करता है, परेशान हो जाता है। आपके साथ वही हुआ। 6000 परिवारों को, 6000 तो बड़ी भर्ती घोटाला, 15,000 परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 15,000 परिवार तैयार होते पहली लाइन में। तो जब एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है ना परिवार में, वो 3 पीढ़ी को तैयार करता है, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, और अपने बच्चों को अपने से आगे अप कर देता, फिर वो उनके अपने बच्चों को, 3 पीढ़ियां तैयार होती है। यानी कि एक बड़ा समाज तैयार होता, सरकार को बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने एजेंडे पे हैं कि तुम यार वही करो जो तुम्हारा पुश्तैनी काम था, तुम ये मत करो। कोई लकड़ी का स्टूल बनाओ, जैसे हमारे वो है ना मुख्यमंत्री, सब कुर्सी बैठते हो, कहाँ बैठते हैं स्टूल पे। वो कहते हैं देखो तुम्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, तुम्हारे नाम पे हमने झूठ तो बोला था कि पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हैं, लेकिन तुम्हारे नाम पे झूठ बोल के हमने वोट ले लेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम अपने एजेंडे पे हैं। तो हमने ये तय किया, सब लोगों ने, हमारी पार्टी यूनिट कल भी बैठी थी, आज भी बैठेगी। हम सब लोगों ने तय किया था कि आपके पास जाने से पहले अपने अपने आंदोलन को अपने माइंड में मेकअप कर लिया कि हम करेंगे। हम तो सिर्फ आपका दुख तकलीफ जानने और उन चेहरों को देखने आए जो बहादुर जो है मैदान में है, क्योंकि लड़ने के लिए तो बहादुर ही चाहिए ना। लोग मुकदमे डर जाते हैं, फिर पुलिस का लाठी है, फिर क्या करें। अब चोट तो उनको भी लगती है, क्योंकि परिवार तो उनका भी यही है। वो भले ही नौकरियां कर रहे हैं, उनको ये भी तो बताना कि बच्चे तो ये भी आपके ही है, लेकिन मजबूर है। लेकिन ऐसी मजबूरी भी क्या जो आपका जमीर ही जो है कमजोर हो जाए। हमारे एक संत हुए हैं, वो ये कहते थे कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। हमारा जमीर जिंदा है। मैंने कल एक ट्वीट किया था, कहा था कि अपनी बहन बेटियों पे, अपनी बहनों पे, भाइयों पे ये लाठियां बर्दाश्त नहीं, जो तुम्हें तय करना है करो। मैं तुम्हें लाठी खाते नहीं देख सकता। देखो इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान के लिए। इन बहनों के लिए तो गर्दन भी उसके तलवार के धारे पे रखते हैं। इनको लाठी लगते नहीं देख सकते। विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तो अपने लोगों से टकराव हो जाएगा। लोकतंत्र है, यहाँ लाठियों गोली से, बंदूकों से नहीं लड़ाई चली जाती, वोट से लड़ी जाती है। हम इस पे आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन की आज घोषणा, क्योंकि कल प्रेस रखी है, कल प्रेस के सामने उसकी घोषणा करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे, इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये याद रखें आप लोग कि हक के लिए लड़ना पड़ता है, मांगने से भीख मिलती है।
और मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। तुम संविधान में तुम भिखारी नहीं हो, तुम संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट 1 वैल्यू और हर व्यक्ति को उतने अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम आदमी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे एक वो किसान का बेटा मजदूर का। अब देखो तुम्हारी तरह किसान में आंदोलन धरना दे रहे हैं, दे रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई, तुमने तो लाठियाई खाई है, जान चली गई ना। कल 1-2 लोग तुम में से भी चली जाएगी लड़ते लड़ते, समय का पता थोड़ा ही है। कोरोना में कितने लोग चले गए। ये आंदोलन इतिहास रचेगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता को तो उखाड़ ही देगा, लेकिन ये किसी गरीब का हक भी किसी को डकारने नहीं देगा, किसी अमीर को। मैं अभी गाजियाबाद में ना, अभी देखो सुनो, तालियां तो बहुत दिन से बजा रहे हैं, हमारे ताली बजाते हैं, भूल जाते हैं बात को। गाजियाबाद में एक पार्क पे जबरदस्ती वो लोग पार्किंग बनाने लगे। मैं अभी मध्य महाराष्ट्र गया था तो मैंने वहाँ देखा कि एक वो बस्ती तोड़ रहे हैं गरीबों की, वो 60 साल से रह रहे और कह रहे हैं कि यहाँ से मेट्रो जाएगी, यहाँ मॉल बनेगा। अमीरों को खुश करने के लिए, अमीरों को सुविधाएं देने के लिए गरीबों के घर पे बुलडोजर मत चला। उन लोगों को खुश करने के लिए जो सरकार के चेते हैं, हमारे लोगों का हक ना छीनो, सरकार को समझना चाहिए। कल हम आंदोलन घोषणा करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर लाठी खाने की बारी आई तो आपका भाई जो ना सबसे आगे रहेगा, और गोली भी चलेगी ना तो पीठ नहीं दिखाएंगे, हम जवान वाले, याद रखना। हम वो उन नेताओं में से नहीं है जो वादा करते हैं, हम करके दिखाते हैं। आज तक जो वादा किया, जो लोग पुराने लोग ना जानते हैं, जिस मामले में वादा किया ना खड़े उतरे हैं। और देश की सबसे बड़ी जेल भी रहा है, हम तो लखनऊ रह के गए, लखनऊ की हमने देखी है, लखनऊ जो सेंट्रल है ना वो देखी हुई है जेल। हम तो देखते हैं सरकार में कितना दम है वो जेल भेजे। अगर एक व्यक्ति यहाँ से जेल जाएगा इस आंदोलन से तो जेल छोटी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ के जो आईबी और उनके इंटेलिजेंस के लोग बता दें, ये अपने हक मांगने के लिए आए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए। और तुमने छीना है, तुम चोर हो, लुटेरे हो, तुम इनका अधिकार छीन रहे हो, तुम्हें डरना चाहिए इनसे। तुम सच्चे लोगों से तुम्हें डरना चाहिए, झूठों से ये लोग नहीं डरेंगे, ये जो है ना समाज में लड़ने वाले वीर सपूत। तो आप याद रखो कि इसी तरह से मैं अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अपना प्रदर्शन जारी रखो और बारिश से बच के रहो। कई लोगों को बुखार है, मुझे पता लगा। सरकार को चाहिए था कि जिनको परेशानी, उनकी परेशानी सुन के हल करती, वो उनको मरने के लिए छोड़ दिया। यानी कि आपकी तो नहीं है सरकार, नहीं है। अगर आपकी होती तो आपको लाठी मारती? कौन मारता अपने बेटे को, बहन को लाठी मारता है? उनको तो नौकरी दे दी। अब एक चीज याद रखो, हाँ, ये 68,500 पिछली भर्ती है, उसमें इनके वर्ग के थे, आज इनकी सरकार है। सीधा बोलो, जनरल वर्ग के भाई, जनरल वर्ग के लोग। 68,500 हुई तो उसमें क्या प्रोटेस्ट किए थे 2 घंटे, केवल 2 घंटे कोई नियम, कोई कानून भर्ती गई, कोई नियम, ओबीसी की सीटों और दलितों की सीटों पे 6,000 लोगों को समझ नहीं आ रहा ना। 2 घंटे नहीं बताया, नौकरी तो नौकरी थी, रसगुल्ला खिला के यहाँ से विदाई कर भैया मिठाई खिला 2 घंटे का धरना था। और 2 घंटे के अंदर जितने सवर्ण के विधायक, मंत्री सब थे, सब के लेटर मुख्यमंत्री जी के पास और हमारी बात देखो, अरे रुको, सुन लो यार, तुम लोग आपस में अपनी एकता बना कर बैठ जाओ, लेट जाओ, कुछ ही करो, ऐसा मत करो, ठीक है। एक चीज समझो, सरकार उनकी है, पावर उनके पास है, उनका बच्चा परेशान होगा तो उनको तकलीफ नहीं होगी क्या? जी भैया, ठीक है। हमारे लोग तो वहाँ अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हुए हैं। जो दलित पिछड़े वहाँ उनकी सरकार में है ना, वो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा ही है। जिसमें समाज हित की भावना नहीं ना, वो समाज का नहीं है। अब तुम बात कर रहे हो उनकी सरकार है, आरएसएस बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के लोगों को भर्ती नहीं करेगी, तुम्हें करेगी। कल तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तुम वो कहेंगे तुम इसको जो है वो बनाओ, हाली तुम बनाओ इसको जो है वो क्या नाम, जूता बनाने वाला, तुम कहोगे नहीं ये बनेगा डॉक्टर इंजीनियर, तकलीफ होगी नहीं होगी? वो नीट में देख रहे हो, नहीं अभी हाई कोर्ट ने कह दिया कि नो ओबीसी नो नीट। अभी पहले जो है तभी जो चलेगा नीट, ये जब इसमें जो है ना कोटा लागू होगा। यहाँ तो सुप्रीम, अरे हमसे तो हम ऊपर कहते हैं जाओ करवाओ मुकदमे, हाई कोर्ट इनका है, सुप्रीम कोर्ट इनका, हमारा बिल्कुल हमारा एक आदमी वहाँ नहीं है। और जब हमारा आदमी तो हमारी बात ही नहीं होगी। यहाँ हमारा आदमी तो बात होती है, ये जो जिनके भरोसे तुम लोग बैठे हो कि हमारी जाति के, वो हमारी जाति वाति के नहीं है। वो तो सिर्फ जो है ना मोहरे हैं। जैसे एक मोहरे को, एक पक्षी को दिखा के दूसरे पक्षी की गर्दन पकड़ी जाती ना पकड़ने के लिए, ये है। इससे घबराओ मत, तुम लड़े हो ना। इतिहास तुम्हें याद रखेगा नहीं रखेगा बताओ? कायरों का इतिहास लिखा जाता है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी
भी वो करके हम अपने दम पे लड़ेंगे। हम इनको लड़ने के लिए इनको आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि ये लोग हमारी बहनों से, ये छोटी बहन हमारी बैठी हुई है और हमारे भाइयों से कमिटमेंट हो गया, ठीक है। आज तो हम इनको सिर्फ जानने सुनने आए थे, क्योंकि अभी सरकार इनको कहेगी जितने लोग हैं, अरे जो आंदोलन करे तुम नौकरी ले लो, बाकी को छोड़ दो, तो इनको सोचना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं सोचना, हमारे लिए ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, वो भी इतना ही, विजय भी इतना है, सब इतने ही है, क्योंकि हम इस समाज में पैदा हुए, हमने ये परेशानी देखी। हम पॉइंट एक नंबर से रहने वाले लोग, और हम ये जानते हैं किस तरह से अपने आदमी को आदमी जो है आगे बढ़ा देता है। ये हमारी छोटी बहन बैठी है, तेरे जो हाथ पे लाठी लगी है ना, तेरी हड्डी ये तेरे भाई का गरूर टूटा है, ठीक है। अब उस सरकार का गरूर घमंड भी टूटेगा जिसमें हमने पहले इतिहास का वो लोग हैं जो मेहनत करके तैयार होते हैं। विजय भाई थोड़ा बैठ जाओ, कुछ मिला है। अम्मा आज भी डरती है, कहती आ जा, अम्मा की भी परवाह करती है क्योंकि वो प्यार करती है, लेकिन परवाह अपने अधिकारों को करनी है। कल कुछ बचेगा नहीं तो क्या करोगे, ठीक है। हाँ तो वो नहीं होना, लेकिन तुम साथियों से भी कहना ये बहादुर तो है, लेकिन ये ना हमारा सम्मान, इनको तुम थोड़ा सा ना पीछे रखा करो। पुलिस की लाठियों के आगे तुम लोग बहादुर लोग है ना। हमें तो भैया इन लोगों को बचाने के चक्कर में लगी है चोट में। हाँ एक्चुअली भैया टारगेट कर लेते हैं ना कि कौन इसको लीड कर रहा है, उसको जल्दी ये लोग ले जाते हैं। अरे ये बहने आज हो गए बता रहे हम कर रहे हैं लीड। भैया वो देखिए, वो अपने 2 बच्चे छोड़ के आई हैं, वो मेरी बहन देखिए, ये अपने 2 बच्चे छोड़ के आई, ये 22 तारीख से लखनऊ की धरती पे है, बच्चों को छोड़ के अपने समाज के लिए संघर्ष। सैलाब ला देंगे उत्तर प्रदेश, तुम जानते नहीं हो अपनी ताकत की, तुम वीरांगना हो इस समाज की, तो तुम्हारे आंसू इस उत्तर प्रदेश में सैलाब ला देंगे। और जो बहन इतने किसान परिवार की भैया, उसको जो तुमसे कमिटमेंट कर रहा है ना, वो नेता नहीं है, वो तुम्हारा भाई है, तुम में से एक गरीब का बेटा अपनी गरीबों की भैया किसान परिवार की बेचारी, वो 22 तारीख से यहीं के धरने पर बैठी है। तो तुम जो है ना, बहनों से मेरा निवेदन है, हम लड़ लेंगे। तुमसे सबसे कह रहा हूँ, इनकी परछाई को भी नहीं छुए तो नहीं भैया, फिर तुम्हारे होते पे कोई वो नहीं है। क्या होगा, मर जाएंगे ना, लेकिन कैसे मरेंगे, लड़ते मरेंगे। मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ, नहीं बहाओ आंसू, बहुत दिन तो हो गए बहाते, नहीं बहाओ, तुम्हारे आंसू में तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा मत करो। भैया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। शांत हो जाओ। जब तक ये लोग आंदोलन में रहेंगे ना, जितने लोगों को एक व्यक्ति सूची देगा, सुबह के खाने, दोपहर वाले और शाम के खाने, कोई व्यक्ति जब तक ये धरना चलेगा तो इनके 2 टाइम के खाने की व्यवस्था जो है ये करेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। जी सर, आपने अभी 2 वक्त की खाने की व्यवस्था की आपने। ये भूखे पेट लड़ने वाले लोग हैं, बहादुर है, बहादुर जी। हाँ, ये भूखे पेट लड़ने वाले लोग हैं। ये सरकार को, इनके आंसू जो है ना मेरी बहनों के, ये जो हड्डियां तोड़ी, ये सैलाब लाएंगे उत्तर प्रदेश में। सरकार जो है ना ऐसे उखड़ेगी जैसे गधे के सर से सींग। प्रशासन ने लाठीचार्ज भी की, तो उसका क्या कहना चाहेंगे? जो इनको मार के भगाया, वहाँ बैठे थे निषादगंज में, उसके बाद जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास गए धरना देने, तो उसके बाद जब इनको लाठीचार्ज करके भगाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये उन लोगों की सरकार है जो जिनमें जरा सी भी जो है मानवता नहीं जी, जिनमें बहन बेटियों के प्रति, बच्चों के प्रति कोई प्यार नहीं है जी। ये उन निकम्मे झूठे लोगों की सरकार है जो सिर्फ वोट लेना जानते हैं और कत्ल करना जानते हैं। इनमें से किसी की जान भी जा सकती है। ये षड्यंत्र जो है ना, कल ये सोशल मीडिया पे देखा गया कि एक औरत को इनके शिक्षक की भाजपा कार्यालय के आगे उनकी हड्डी टूट गई, और एक औरत है मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं इनको, और आप देख सकते हैं समर्थन देने भीम आर्मी के चीफ आ चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। हाँ, ये छोटी बहन का हाथ टूटा है, इसका हाथ टूटा, देखो इसका हाथ टूटा है, पीछे की गर्दन टूटी है। ये अगर सरकार हमें गोली भी चलाएगी ना सीधी, तो भी ये लोग नहीं हटेंगे, हौसले वाले लोग हैं। गोली खाने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। लेकिन सरकार को बताओ
सरकार जाने कि हम लड़ने अपना अधिकार मांगते, हम ना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएंगे, कल बताएंगे मुख्यमंत्री को कि किनके परिवार पे हाथ डाला। तो ये आंदोलन जो है कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा के नाक रगड़ के इनका अधिकार इनको नहीं देते। मुख्यमंत्री आए या ना आए जी, मुख्यमंत्री मठ में रहे, सचिवालय में रहे, विधानसभा में रहे या फिर अपने ऑफिस में रहे, लेकिन हमारे अधिकार हमें दें। मुख्यमंत्री हमारे नहीं, ये तो जनता को पता लग गया। ये मुख्यमंत्री दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं और इनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, मंडल कमीशन पहले भी लड़े थे, अभी मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें बाकी है, उनको भी लागू करें। ये माने भीम आर्मी पूरी तरह से समर्थन करती है शिक्षकों का। चंद्रशेखर यहाँ खड़ा है, आज स्थापना दिवस है भीम आर्मी का, 21 तारीख को स्थापना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और धन्यवाद। एक और क्रांति आज फिर शुरू करेंगे यूपी में, और हमने जो क्रांति की है वो इतिहास में दर्ज हुई है, ये भी दर्ज कराएंगे और अधिकार देंगे। मतलब शिक्षकों के साथ चंद्रशेखर रावण आके एक आंदोलन का आगाज कर, शोषितों के साथ और जिनके अधिकार छीने उनके साथ जो है उनका भाई खड़ा है और हमेशा खड़ा है। हमेशा खड़े। ठीक है, आपका क्या सुनो, तुम लोग सुनो। क्या नाम है आपका? आप शिक्षक हैं? मैं शिक्षक हूँ, अभ्यर्थी हूँ। शिक्षक बनने का इस योगी सरकार ने मौका नहीं दिया, हम अभी शिक्षक बन नहीं पाए। आप लगातार देख सकते हैं, आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे भीम आर्मी के चीफ, और हम बता दें कल जो लाठीचार्ज हुई उस पे देख सकते हैं एक शिक्षक का हाथ टूट गया है और आप देख सकते हैं पूरा इमोशनल है और रो रही हैं। रो इसलिए रही हैं और ये लड़कियां, ये जो शिक्षक हैं रो इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रशासन द्वारा जो कल बदसलूकी की गई थी, कल ये लोग जब सीएम आवास पे घेराव करने गए वहां से इनको मार के भगा दिया गया। उसके बाद जो ये लोग भाजपा कार्यालय पे अपनी बात रखने गए वहां से इन लोग को भगा दिया गया। तो हम लगातार आप देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण जी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जो उनसे लगातार बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग यहाँ इनको देख के इमोशनल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है शिक्षकों के बीच में जैसे कोई मसीहा आ गया है। क्या आपको लग रहा है कोई मसीहा? आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू, आप देखिए, आप आंसू देखिए इनकी आंखों में, आप आंसू देखिए। शिक्षिका जी, आप रो रही है, क्या बात? हम लोग रेलवे स्टेशन लगभग 1 महीना आपको हो गया। बच्चों को लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन कोई हम लोग तो आप रो रही हैं, क्या मामला? आप चंद्रशेखर रावण जी को जो है देख के आप रो रही हैं कि कोई जो मसीहा आ गया है या क्या बात? नीचे कोई हम लोग सत्ता पक्ष के पास जाते थे, सत्ता पक्ष से अपनी बातें रखते थे। जी। आप लोग रो रही हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा आप लोग हो गई हैं। बिल्कुल होंगे। हमारी लास्ट उम्मीद सीएम जी थे, कल उनके आवास पे हम लोग गए थे अपनी बात रखने, वहाँ से पुलिस प्रशासन ने हम लोग को भागा, उनका हाथ टूट गया। बीजेपी कार्यालय भी फ्रैक्चर हो गया है, आपका लाइफ टूट गया, आपकी आंखों में भी आंसू हैं और आप इमोशनल हो रही हैं। तो क्या मामला है ये? आप 1 महीने से बैठी हैं तो आपकी लोग की मांग नहीं मानी जा रही है, तो ये क्या लगता है आप लोग कब तक आप लोग को ऐसे बैठना पड़ेगा? आप लोग को क्या लगता है? जब तक लगने वाली कोई बात नहीं, बस हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण आए, तो आपको क्या लगता है कुछ आप लोग को हेल्प मिली, कुछ आप लोग का और भरोसा? रावण भाई से हमें पूरी उम्मीद है और यहाँ बहुत खुशी है कि बहनों के साथ उनका भाई खड़ा है, भाई के साथ भाई खड़ा है। लगा कि हाँ कोई है। अभी तक तो यहाँ शासन प्रशासन ने सूद लेने की छोड़िए, हमारा केवल हमें अराजक तत्व बताया। हमारे लिए कहा गया कि इनके ऊपर इतना मुकदमा ठोक दो कि ये कहीं के न रह जाए। एक मामला और सामने आया था कि गोमती नगर के पुल से एक शिक्षक ने कूद के अपनी जान देने की कोशिश की। जो परिस्थितियां बनी हैं भाई, बहुत मुश्किल से हम जिंदा हैं, तो जो जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है उनको कभी कभी हताशा इतनी बढ़ जाती है ये सब परिस्थितियां देख के कि तो खाना पीना कैसे चल रहा है? आप लोग इतने दिन से, लगभग 1 महीने से, 3 दिन से, 3 दिन से हम लोग खाना खाए ही नहीं भाई। 3 दिन से आप लोग नहीं खाए? खाना नहीं खाए, कहीं चाय पी ली, कहीं बिस्किट खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, लेकिन खाना नहीं खाया। आज हमारा ये हमारे पेज पे लाइव चल रहा है और बिल्कुल लाइव हम आपको दिखाएंगे, आपके दर्द को दिखाएंगे, ताकि योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आप लोग को दर्द को सुने और समझें और प्रशासन समझे आपके दर्द को, और आपके जो जिस मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं उसका जरूर कुछ सॉल्यूशन होगा। मैं अपनी
आवाज़ को, आप लोग की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं कपरनिया घाट बहराइच से बिलॉन्ग करता हूँ। यहाँ पे जो है दिसंबर में भी हम ये जो लोग लगातार रो रहे हैं, आप महिलाएं हैं, इनके हाथों चोट लग गई, तो ये सब रोने का कारण क्या है? कि मतलब इतने दिन से बैठे हुए हैं, जितने दिन से बैठे हुए हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है, या कोई और मामला है जो नौकरी को लेकर? क्या मामला है? मामला यहाँ ये है कि इन्होंने हमारी सीटें जो है जो सौरों को दे दी गई है, हमको जो है हमारे आरक्षण से विचलित किया जा रहा है। और जो है 27% की जगह सिर्फ जो है 16.86 दिया जा रहा है। 27 की जगह जो है 3.86 दिया जा रहा है। 21 की जगह 16 पॉइंट दिया जा रहा है, 16%। तो आप देख सकते हैं 69,000 भर्ती वाला जो मामला है, लगातार भीम आर्मी की चीफ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आ गए हैं, और ये शिक्षकों को ये इन्होंने बताया है कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि शिक्षक की जो लड़कियां हैं, जो औरतें, वो उनकी बहन हैं, और जो शिक्षक हैं वो उनके सब भाई हैं, और पूरी तरीके से वो समर्थन देते हैं, और ये बताते हैं कि पूरी तरीके से चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के चीफ उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आप ये बताइए, चंद्रशेखर रावण जी ने जो ऐलान किया भीम आर्मी, क्या खाने की व्यवस्था आप करता है? नहीं, वो तो सही बात है, जो मैनेजर ने कहा है वो करेंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग स्वयं अपने पास से जो कुछ वो खाएं, कहीं उनका बोझ न बने। लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने मतलब ऐलान किया है कि दो टाइम तक खाने की व्यवस्था आप लेकर। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या आपके साथ में है तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर पहली गोली चलेगी तो माननीय रावण जी ने कहा कि वो मैं खाऊंगा, तो मेरा समाज दलित ओबीसी माननीय रावण जी के लिए और इसको व्यवहार का लगातार प्रशासन द्वारा लोग आरोप लगा रहे हैं कि